आर्मी और इमरान खान की ये लड़ाई है। ये लड़ाई जो है वो मियां नवाज शरीफ की और पीपल्स पार्टी की नहीं है। इनफैक्ट अगर वो पूरी तरह से इमरान खान के खिलाफ अपना जोर लगाते तो शायद आर्मी ये जंग जीत जाती, मगर वो पूरी तरह से आर्मी को वो भी ट्रस्ट नहीं करते आर्मी को जिस तरह आर्मी उनको ट्रस्ट नहीं करती। आपने इलेक्शन करवाया है, इलेक्शन डे पर कोई बेईमानी नहीं हुई, ये हम सबको पता है, कोई वायलेंस नहीं हुई, ये हम सबको पता है। एक चीज हुई है और वो ये है कि इलेक्शन डे के बाद इलेक्शन के रिजल्ट्स को मैनेज किया गया। कमिश्नर रावलपिंडी साहब जो हैं उन्होंने एक धुएंधार किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा है कि मेरा ज़मीर मुझे इस बात की इजाज़त नहीं देता कि मैं आपको ये बात ना बताऊं कि मैंने उस रात 8 और 9 फरवरी की दरमियानी रात क्या क्या गुल खिलाए, और गुल उन्होंने क्या खिलाए। उनके बकौल उन्होंने रावलपिंडी डिवीज़न की सारी सीटें जो हैं कौमी और सूबाई वो जाली तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से छीन कर उनके मुखालफिन यानी कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में बांट दी। शहबाज शरीफ साहब एक के सरबराह थे और दूसरी पार्टी के सरबराह थे आसिफ अली जरदारी साहब, तो दोनों ही मुफाहिमत के चैंपियन हैं। तो उन्होंने जो मुफाहिमत की उसका नतीजा ये निकला था कि कोई एहतजाज नहीं हुआ मुल्क भर में। अब आज एहतजाज हो रहा है यार। देखिए सलमान अकरम राजा को आज कस्टडी में लिया है, फिर छोड़ा है। एक ही तरीका है, वो ये है कि वही जो शेख मुजीब ने 1970 में कहा था, जो भुट्टो साहब ने 1977-78 में कहा था, जो मियां नवाज शरीफ ने 2007 में कहा था, जो बेनज़ीर भुट्टो अपनी सारी ज़िंदगी कहती रही, और आज इमरान खान साहब खुल के तो नहीं कहते, वो तो कहते मैं तो बात कर रहा हूँ, लेकिन हम पाकिस्तान के जो सहाफ़ी हैं, पाकिस्तान की जो सिविल सोसाइटी है, पाकिस्तान के जो अवाम है, वो पिछले 70-75 साल से कह रहे हैं कि गो बैक टू योर बैरक्स। इसके अलावा और कोई हल नहीं है। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू एनडीएम का न्यूज़ स्पेशल। मैं हूं हसन इफ्तिखार और मेरे साथ मौजूद हैं एज़ यूजुअल अली वारसी साहब। नाज़रीन, कल ही हम बात कर रहे थे मुल्क में धांधली ज़दा इलेक्शन के बारे में। कल हमने इस प्रोग्राम के प्लेटफॉर्म से अली ने स्पेसिफिकली पाकिस्तान के चीफ जस्टिस साहब से भी गुजारिश की थी कि उनको अपना किरदार अदा करना चाहिए, उनको आगे बढ़ना चाहिए, और इस वक्त जो धांधली के मसाइल क्रिएट हुए हैं उनके ऊपर कोई इंक्वायरी कमीशन बनाना चाहिए ताकि मसाइल जो हैं वो क्लियर हो सकें, आसान हो सके। आज ही क्या हुआ है, कमिश्नर रावलपिंडी साहब जो हैं उन्होंने एक धुएंधार किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा है कि मेरा ज़मीर मुझे इस बात की इजाज़त नहीं देता कि मैं आपको ये बात ना बताऊं कि मैंने उस रात 8 और 9 फरवरी की दरमियानी रात क्या क्या गुल खिलाए, और गुल उन्होंने क्या खिलाए। उनके बकौल उन्होंने रावलपिंडी डिवीज़न की सारी सीटें जो हैं कौमी और सूबाई वो जाली तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से छीन कर उनके मुखालफिन यानी कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में बांट दी। उन्होंने कहा कि मेरे से अब मेरा ज़मीर इस कदर ख़राब कर रहा है मुझे कि मेरा दिल करता है कि मैं ख़ुदकुशी कर लूँ। मैंने ये सोचा भी है कि मैं ख़ुदकुशी कर लूँ, और उन्होंने मुतालबा किया है कि मैं सर्विस से इस्तीफ़ा दे रहा हूँ, मुझे आप जो है फांसी दें चौक में लटका कर। अली, ये सारा जो मामला है ये इस नहज तक पहुंच कैसे गया कि कमिश्नर साहब जो हैं उनको 6 दिन के बाद ख्याल आया कि उन्होंने इतनी बड़ी धांधली कर दी, इतना बड़ा धोखाधड़ी कर दी। उनको असूली तौर पे ये बात तब ही नहीं माननी चाहिए थी उसी रात को, और शोर डाल देना चाहिए था कि जनाब मैं ये काम नहीं कर रहा। व्हाट हैपेंड, व्हाट डू यू थिंक हैपेंड एट दैट नाइट, और फिर अब क्या हुआ एकदम, व्हाट चेंज्ड? मेरा ख्याल है कि उस रात को जो कुछ हो रहा था उस वक्त तो शायद कमिश्नर साहब एट द हेल्म ऑफ अफेयर्स थे नहीं। इलेक्शन कमिश्नर के पास, इलेक्शन कमीशन के पास काम था। आरओ डीआरओ जो थे वो डिप्टी कमिश्नर वगैरह थे, और जो इलेक्शन की जहाँ तक बात है, देखें उसकी क्रेडिबिलिटी के ऊपर जो सवालात उठ रहे हैं वो बड़े जायज़ हैं। उनके अंदर जो फॉर्म 45 हैं वो फॉर्म 47 के साथ मैच नहीं कर रहे, और ये इशू जो है वो सिर्फ रावलपिंडी में नहीं है, वो और भी जगहों के ऊपर जो है वो देखने में आ रहा है। अब प्रॉब्लम यहाँ पर कराची के अंदर आपको पता है, लाहौर के अंदर आपको पता है, और भी सियालकोट के अंदर आपको पता है कि मसाइल जो हैं वो बड़े सीरियस हैं। अब उसके ऊपर जहाँ तक इनकी बात है, मैं इनकी बात के ऊपर बाद में आता हूँ। पहले आप देखें कि मरियम नवाज़ खान जो हैं, जो जियो की रिपोर्टर हैं, वो हमारे प्रोग्राम में आई, और उन्होंने आकर ये पूरी स्टोरी जो है वो एक्सपोज की कि किस तरह से फॉर्म 45 जो हैं वो उन्होंने तमाम इकट्ठे कर लिए थे, और राजा बशारत जो हैं वो तकरीबन 40 या पता नहीं 40,000 की लीड से जो है वो जीत रहे थे, और सिर्फ 11 पोलिंग स्टेशन रह गए थे, विच ऑब्वियसली मीन्स कि कौन सी वो, मतलब क्या नाम है उनका जिन्होंने इलेक्शन उनको हराया, वो कौन सी ऐसी उन्होंने क्या उन हल्के जो 11 पोलिंग स्टेशन है उनमें थोड़ी तब्दील हो गया सारा कुछ। तो 47 जो है, तो अली आप जो कह रहे हो 50,000 की लीड, इतना तो टोटल वोट नहीं होता 11 पोलिंग स्टेशन में, एग्जैक्टली, और 100% भी कास्ट हो जाए और 100% उनके हक में चला जाए तो भी नहीं होता। सो मेरा ख्याल है कि वो तो बड़ा ही जेन्युइन केस है। आप वो वीडियो जो है वो हम थोड़ी सी यहाँ पर दिखा भी देते हैं, अगर देखना चाहें लोग तो उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में हमने ट्विटर का लिंक डाल दिया ताकि आपके लिए भी आसानी हो, आपको पूरा शो जो है वो जाकर ना देखना पड़े। तो बात यह है कि जब इस किस्म की सिचुएशन होती है हसन, तो फिर यू कैन नॉट एक्सपेक्ट कि लोग जो हैं वो मुकम्मल तौर पर ये सारी बातें जो है वो खामोशी से नीचे दब जाएंगी। अलबत्ता
ये जो साहब हैं लियाकत चट्ठा साहब, इनके बारे में मैं इतना कोई श्योर नहीं हूँ कि इनकी क्या वजूहात हैं। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि जी मलिक रियाज साहब ने बाय द वे ट्वीट किया है, उन्होंने कहा कि जी ऐसे ही मेरे ऊपर हर दफ़ा इल्ज़ाम लगा दिया जाता है। मगर जो लियाकत चट्ठा साहब के इल्ज़ाम हैं वो भी अजीबोगरीब है, उन्होंने चीफ जस्टिस के ऊपर इल्ज़ाम लगा दिया। ये बड़ी देखिए इलेक्शन कमिश्नर की हद तक तो मैं बात समझता हूँ, इल्ज़ाम रेलिवेंट जगह पर लगाया गया, मगर यहाँ पर या तो जो ज़िला इंतज़ामिया थी उससे लिए गए थे, RO DRO वगैरह DMG ग्रुप से और ब्यूरोक्रेसी से लिए गए थे हमारी, और दूसरी तरफ जो उसके इंतज़ामात थे वो इलेक्शन कमीशन यानी उस रात या उस 2, ढाई, 3, 4 दिन के लिए जो तमाम इख्तियारात थे वो इलेक्शन कमीशन के पास थे, और वो जो अफसरान थे वो उस टाइम पर वर रिपोर्टिंग टू दी इलेक्शन कमीशन। तो सिकंदर सुल्तान राजा साहब के ऊपर अगर वो इल्ज़ाम लगाते हैं तो मुझे समझ में आता है, मगर वाई डिड ही ब्रिंग चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा इन, उसकी वजह से मैं आपको बताऊं कि मेरे दिमाग में जो है वो ये थेरी ज़्यादा कॉन्स्पिरेसी थेरी ऑफ कोर्स, बट सारी कॉन्स्पिरेसी थेरी बना रहे हैं तो मैं क्यों पीछे हटूं। तो ये उसकी वजह से ये कॉन्स्पिरेसी थेरी बन रही है कि भाई कोई जो है ना वो दूसरा ग्रुप है जो काजी फायज़ ईसा का भी दुश्मन है, सिर्फ इमरान खान का आशिक नहीं है। तो ये एक चीज़ है कि उन्होंने काजी फायज़ ईसा के ऊपर, मैंने तो देखे आपको पता है हमने कल इसी प्रोग्राम के अंदर हमने ये बात की है, और मैं इस बात के ऊपर फर्मली बिलीव करता हूं, मैं समझता हूं कि अगर आर्मी और इमरान खान की ये लड़ाई है, ये लड़ाई जो है वो मियां नवाज शरीफ की और पीपल्स पार्टी की नहीं है। इनफैक्ट अगर वो पूरी तरह से इमरान खान के खिलाफ अपना जोर लगाते तो शायद आर्मी ये जंग जीत जाती, मगर वो पूरी तरह से आर्मी को वो भी ट्रस्ट नहीं करते आर्मी को जिस तरह आर्मी उनको ट्रस्ट नहीं करती। तो उसकी वजह से एक पोजीशन, एक बंदा है जो कि इस सारी चीज़ को, अगर आर्मी इस पे से बैक ट्रैक करती है तो उसका हल ये है कि इमरान खान साहब के जो केसेस जिनके वो फॉर्म 45 दिखाने के लिए दिखा सकते हैं, बहुत सारे केसेस होंगे ना जिसमें फॉर्म 45 नहीं होंगे, बहुत सारे केसेस होंगे जिनमें फॉर्म 45 होंगे मगर उनकी कोई वेरासिटी चेक करने का कोई तरीका नहीं होगा, या दूसरी पार्टी जो है उसके पास कोई सबूत नहीं होंगे, तो उसके ये तमाम चीज़ों को देखते हुए अगर उनकी 40-50 सीटें भी बढ़ती हैं, मैं कहता हूँ 90 सीटें भी बढ़ती हैं, तो यार इलेक्शन सीधा हो सकता है। आपने इलेक्शन करवाया है, इलेक्शन डे पर कोई बेईमानी नहीं हुई, ये हम सबको पता है, कोई वायलेंस नहीं हुई, ये हम सबको पता है। एक चीज़ हुई है और वो ये है कि इलेक्शन डे के बाद इलेक्शन के रिजल्ट्स को मैनेज किया गया। उन रिजल्ट्स को अगर आप सीधा कर दें तो इलेक्शन की पूरी क्रेडिबिलिटी बन जाती है, अदालत की इज्जत बनेगी। हाँ, कुछ लोगों को पीछे हटना पड़ेगा, क्या वो पीछे हटने के लिए तैयार है या नहीं, ये हमें नहीं पता। अली, आपने बहुत इंपॉर्टेंट सवाल कर दिया कि जिन लोगों की आप बात करें कि जिनको पीछे हटना पड़ेगा, असूली तौर पे तो फिर 8 फरवरी की रात से ही उनको पीछे हटना शुरू कर देना चाहिए था, क्योंकि उनको रियलाइजेशन हो गई थी कि जो कुछ भी वो कह रहे थे, अवाम की एक मेजॉरिटी ने, बड़ी तादाद ने उसके खिलाफ जाकर वोट दिया इमरान खान साहब के आज़ाद उम्मीदवारों को। अब आज जो है सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी 5 रुकनी जो थे वो बेंच बनाने के बारे में गुफ्तगू चलती रही। 5 सीनियर जजेस जो थे उसके अंदर चीफ जस्टिस साहब हैं, उसके अंदर अतर मिनुल्लाह साहब हैं, उसके अंदर मुनीब अख्तर साहब हैं, जस्टिस आयशा साहिबा हैं और जस्टिस याया अफरीदी हैं, वो सब बैठे हुए थे। उन्होंने वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के अंदर बाकायदा इस बारे में गुफ्तगू शनीद की कि जो कमिश्नर साहब के इल्ज़ामात हैं इसके बाद क्या लायामल होना चाहिए। अब सुप्रीम कोर्ट ने जो चॉइसेस या जो ऑप्शंस थी वहाँ पर ज़ेर गौर वो ये थी कि एक तो था कि वो सुमोटो ले ले सुप्रीम कोर्ट इस केस का खुद ही, और दूसरा ये था कि किसी आईनी पिटिशन का इंतज़ार किया जाए, कोई आईनी पिटिशनर बनकर आए उनके सामने ये लेकर के देखें ये धांधली हुई है इसमें करें तो उसको किया जाए। कल हमने भी कहा था कि सुप्रीम कोर्ट का प्लेटफॉर्म जो है वो वाहिद ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां से डायरेक्शंस इशू की जा सकती हैं और इस तरह का काम किया जा सकता है कि आप कहा जाए कि आप टाइम बार करें कि 14 डेज़ या 21 डेज़ में आपने इस मसले का सॉल्व करना है, इसकी इंक्वायरी हो, इन्वेस्टिगेशन और फैसला कर दिया जाए। मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ कि ठीक है जितनी सीटें उनकी बनती हैं उनको दी जाए, लेकिन एक थोड़ा सा मसला ये भी होगा इसके अंदर कि जिस तरह हम बात कर रहे थे अभी बाहर भी कि एक तो है ना जेन्युइन सीटें होंगी जहाँ पर धांधली का एक ओरिजिनल प्लान हुआ होगा और यकीनन कुछ ना कुछ ख़राबी की गई होगी, लेकिन तहरीक इंसाफ वाले फिर क्या करेंगे कि वो क्या जो उनकी पुरानी हिस्टोरिकल उनका एविडेंस है वो ये प्रूव करता है कि वो 50 के साथ 50 और भी उठा लेंगे और कहेंगे कि ये 50 में हमारे साथ धांधली हो गई, तो इसको फिर असर्टन करना लंबा काम होता जाएगा। तो आपके ख्याल में ये मामला जो है कहीं एक नए इलेक्शन की तरफ तो नहीं हमें ले जाएंगे? हसन, मुझे मामला जो है ना वो नए इलेक्शन की तरफ जाता हुआ नज़र नहीं आ रहा। मैं समझने से कासिर हूँ कि इलेक्शन नए मामला जो है वो नए इलेक्शन की तरफ किस तरह जाएंगे। बात यह है कि नए इलेक्शन की तरफ जाने के लिए फिर आपको एक और केस है, वो है चीफ इलेक्शन कमिश्नर को इस्तीफ़ा देना पड़ेगा। ये ऐसे ही नहीं होगा ये सारा मामला। देखें ना, इलेक्शन को ये तस्लीम करना, दोबारा इलेक्शन करवाने का मतलब है पिछला इलेक्शन ठीक नहीं हुआ। बिल्कुल ठीक है। अभी सिचुएशन ये है, एक पॉसिबिलिटी है कि जी कोई प्राइम मिनिस्टर का कैंडिडेट सामने ना आए और उसकी बेसिस पर नए इलेक्शन कॉल किए जाए। वो वहां तक बात पहुंचने वाली है। आपको लग रहा है जिस तरह से हालात तब्दील हो रहे हैं उसमें आपको कहीं से लग रहा है कि इलेक्शन नेशनल असेंबली का सेशन कॉल होगा? नहीं अली, इलेक्शन असेंबली का सेशन तो कॉल नहीं होगा ना, लेकिन मेरी वाली बात का भी तो देखो ना, जवाब को होना चाहिए ना कि फिर मसला ये है कि यहाँ पे
इन्वेस्टिगेशन, बहुत सारे अजीब मसाइल पैदा हो जाएंगे। वो कहेंगे कि ये फॉर्म 45 जाली हैं जो जीते हुए कैंडिडेट्स हैं, हारे में हैं वो कहेंगे नहीं ओरिजिनल है, फिर वो कहेगा इसका फॉरेंसिक करा लो, पता नहीं फॉरेंसिक उसका होता है नहीं होता, क्या टाइम लगेगा। तो ये सारा जो तरीकाकार है, एक गन जो फैला हुआ है, इसको साफ देखिए मैं तो हसन साहब ये देख रहा हूँ कि अभी तक जो फॉर्म 45 हैं वो नून लीग के किसी कैंडिडेट ने तो लाकर दिए ही नहीं है। हमने इस्लामाबाद में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तीनों कैंडिडेट्स ने, पीटीआई के शुएब शाहीन और उनके साथ जो दोनों हल्कों के, इस्लामाबाद के 3 हल्कों के जो प्रेसिडेंट्स थे, उस कैंडिडेट्स थे पीटीआई के, वो लेकर आए। उन्होंने ये बात की कि जी ये हमने 45 दे दी हैं। और एक कैंडिडेट ने, मुझे नाम भूल रहा है उनका, उन्होंने कहा कि यार मुझे गलत लाके दिखा दो, कुछ तो पेश करो सामने, कोई तो चीज लेकर आओ, इसके ऑल्टरनेटिव को लाके दिखाओ। मतलब ये मैंने एक फॉर्म 45 दिया है, आप भी लाकर दिखा दें। और जो वो फॉर्म 45 लेकर आ रहे हैं, वो कह रहे हैं उनके साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो की है, वो उनके साथ जो एहतजाज कर रहे हैं वो टीएलपी वाले भी कर रहे हैं। बहुत सारे केसेस में अब देखें ना, लाहौर से जो मियां नवाज शरीफ की सीट है उसके ऊपर जमाते इस्लामी का कैंडिडेट जो है वो कह रहा है कि मेरे पास जो फॉर्म 45 है वो मैच करते हैं जो पीटीआई के पास फॉर्म 45 है। अब आप उस हल्कों के अंदर आप देखें कि हार गए यार। मतलब इलेक्शन कौन सा दुनिया का आखिरी इलेक्शन है पाकिस्तान की तारीख का, या पाकिस्तान की तारीख का कौन सा पहला इलेक्शन है कि जिसमें हार गए तो फिर आगे सारे हारते। देखिए ये मेरी समझ से बाहर है कि ये चाहते क्या हैं, किस तरफ लेकर जाना चाहते हैं मुल्क को। मैं आपको ये बता रहा हूं कि जिस तरफ ये ले जाना चाहते हैं ना, उस तरफ इस वक्त मुल्क नहीं जा रहा, मुल्क कहीं और जा रहा है। और मुल्क कहीं और चला गया तो फिर आप भी फिर बैठेंगे और मैं भी बैठूंगा, ये चैनल कोई नहीं होना। अली, आप जिस तरफ इशारा कर रहे हैं उसका इम्कान तो मौजूद है ना। इससे पहले हम लोग सिर्फ बात करते थे और हम सोचते थे यार पैसे हैं नहीं मुल्क के पास हसन साहब। आप अपने देखें ना, कोई 70 अरब डॉलर जो है वो आपने वापस करना है अगले कुछ 27 अरब करना है, 27 अरब साल के अंदर, इस साल के अंदर वापस करना है। तो आप मुझे जरा समझाएं तो सही, ये कैसे होगा। तो अली, इस तरह की जो अगर पाकिस्तान के अंदर सियासी जो चपकलिश है और भाई फिर वही बात है, और जिन्होंने ताड़े लिए इलेक्शन नहीं मैनेज किया वो पूरा मार्शल लॉ मैनेज करके देंगे तानू। हाँ, ये अली ने इंपॉर्टेंट बात की है। अली ने ये एक इंपॉर्टेंट बात मुझे एक बात बताएं यार, असल प्रॉब्लम ये है कि अगर ये इलेक्शन मैनेज करना था, मैंने पहले भी ये बात की है और बहुत मैं खबीस बात कर रहा हूँ मुझे पता है, मगर बात यह है कि इलेक्शन मैनेज करने के लिए आपके पास प्लेबुक मौजूद थी। जब आपके पास प्लेबुक मौजूद होती है ना हसन, तो आपके लिए कोई नई चीज़ करना ज़रूरी नहीं है। प्लेबुक ये थी कि आपने इलेक्शन जैसे ही ख़त्म होता है पोलिंग स्टेशन के ऊपर, उसके फ़ौरन बाद आपने फॉर्म 45 जो है वो रख लेने होते हैं, सारे बंदों को निकाल के उसके बाद जो है वो आपकी काउंटिंग शुरू होती है। और काउंटिंग शुरू करने के बाद, काउंटिंग ख़त्म होने तक आप किसी को अंदर नहीं आने देते। उसके बाद आप बाहर जाकर जो फॉर्म 45 देते हैं वो फॉर्म 45, अच्छा कई केसेस के अंदर फॉर्म 45 उस तारीख को दिए ही नहीं गए, कई दिन के बाद जो है वो फॉर्म 45 मिले। डायरेक्ट फॉर्म 47 देके और इलेक्शन का रिजल्ट अनाउंस किया गया था, किसी के पास फॉर्म 45 नहीं था। फैफिन की रिपोर्ट है जिसके मुताबिक 95% जो पोलिंग जो फॉर्म 45 थे जो कि उन्होंने देखे, उसके ऊपर किसी के साइन मौजूद नहीं थे, किसी पोलिंग एजेंट के। फ़खर दुरानी की द न्यूज़ की रिपोर्ट है कि 90% उनके मुताबिक हैं, फैफिन के मुताबिक 95% थे। अब फैफिन जो है उसके बारे में मारवी सरमत का कहना है, क्योंकि वो भी HRCP की तरफ से इलेक्शन को जो है वो मॉनिटर कर रही थी, उनका ये कहना है कि फैफिन ने अभी तक वो बातें बहुत सारी रिपोर्ट के अंदर नहीं लिखी थी क्योंकि उनके ऊपर प्रेशर बहुत ज्यादा था। उस रिपोर्ट के मुताबिक आपने, अच्छा अब हुआ ये कि क्योंकि जो दूसरी पार्टी है वो भी ज़रा माठी थी, आपको पता है शहबाज शरीफ साहब एक के सरबरा थे और दूसरी पार्टी के सरबरा थे आसिफ अली जरदारी साहब, तो दोनों ही मुफाहिमत के चैंपियन हैं। तो उन्होंने जो मुफाहिमत की उसका नतीजा ये निकला था कि कोई एहतजाज नहीं हुआ मुल्क भर में। अब आज एहतजाज हो रहा है यार, देखिए सलमान अकरम राजा को आज कस्टडी में लिया है, फिर छोड़ा है। ख़वातीन को जो है वो हमने TV के ऊपर मनाजिर देखे हैं कि वो उनको ले जाया जा रहा है, लेडीज़ पुलिस जो है वो उनको खींचतानी कर रही है और वो उनको गिरफ्तार कर। व्हाट आर यू ट्राइंग टू गेट आउट ऑफ दिस? आपने क्या निकालना है इसमें से कुछ नहीं निकलेगा। एक ही तरीका है, वो ये है कि वही जो शेख मुजीब ने 1970 में कहा था, जो भुट्टो साहब ने 1977-78 में कहा था, जो मियां नवाज शरीफ ने 2007 में कहा था, जो बेनज़ीर भुट्टो अपनी सारी ज़िंदगी कहती रही, और आज इमरान खान साहब खुल के तो नहीं कहते, वो तो कहते हैं मैं तो बात कर रहा हूँ, लेकिन हम पाकिस्तान के जो सहाफ़ी हैं, पाकिस्तान की जो सिविल सोसाइटी है, पाकिस्तान के जो अवाम है, वो पिछले 70-75 साल से कह रहे हैं कि गो बैक टू योर बैरक्स। इसके अलावा और कोई हल नहीं है। अब अगर गो बैक टू योर बैरक्स नहीं होता तो फिर उसके बाद क्या होगा अली? मामला और ज़्यादा खून खराबे की तरफ जाते नज़र आ रहे हैं, क्योंकि अगर आप देखो अब तो पहले उनका सिर्फ एक क्लेम था, अब उनके क्लेम को सपोर्ट करने के लिए गवर्नमेंट मशीनरी में से भी एक आदमी आ गया है।
एक्सपेक्ट ये किया जा रहा है, मैं आपको समझने खबर ही दे रहा हूँ कि एक्सपेक्ट ये किया जा रहा है कि आने वाले दिनों में 2-3 ऐसे और अफसरान जो हैं वो इसी किस्म की मिलती जुलती बातें करेंगे, और वो भी अपने साथ ये साहब लियाकत चड्ढा साहब ने तो कोई ख़ास सबूत नहीं दिया, वो साथ सबूत भी पेश करेंगे इस बात का कि उनके ऊपर प्रेशर था और ये धांधली उनसे कराई गई, चाहे वो मैसेजेस की सूरत में होगा या इस किस्म की किसी सूरत में होगा। तो अगर जब ये हो जाएगा तो उसके बाद तो फिर कोई शक नहीं रह जाएगा ना कि ये एक मैनिपुलेटेड इलेक्शन था। तो फिर अब आप वाली बात है कि या फिर, लेकिन हाउ डू वी स्टॉप एट द नंबर दैट वी आर गोइंग टू गिव देम? ये देखो ना, यहाँ पे क्वेश्चन आके लग जाएगा ना यार। अब मैं फिर इसका यही हल दे सकता हूँ आपको कि पहले आप कम आउट क्लीन, उसके बाद आप पहले ये तस्लीम करें कि हाँ हमसे गलती हुई और हमने 50, पहले आप अपनी गलती को तस्लीम करें। आप वो कह रहे हैं हमारे 190 थे, आप कह रहे हैं नहीं जी 92 थे, मैं कह रहा हूँ 150 थे, आप 150 दे दें। उसके बाद आप ये कहें कि यार 150 के बाद अब ये तुम 40 पर झूठ बोल रहे हो, तो दूसरा भी कहेगा कि यार अगर तुम्हारे उन्होंने 58 वापस कर दिए हैं और 40 नहीं दिए हैं तो इसका मतलब है वो सच बोल रहे होंगे और तुम्हारी गवर्नमेंट भी बन गई है, सब कुछ हो गया है, उसके बाद तो तुम्हारा कोई मकसद नहीं है ये बात करने का। तो अब मसला ये है ना हसन साहब, बात ये है कि 180 और 150 में बुनियादी तौर पर कोई फर्क है नहीं। हाँ, गवर्नमेंट तो फॉर्म हो जाती है, गवर्नमेंट फॉर्म हो जाती है। तो बात ये कि ये उसमें जब एक दफ़ा गवर्नमेंट फॉर्म हो गई ना, तो जो आपका अडयाला जेल है ना, वो जमान पार्क बना हुआ होगा, वो पहले बन गया, वो पहले बन गया हुआ है। उसके ऊपर तमाम लोगों को जो है वो फ्री फॉर ऑल है, जिसने जाना है आना है वो मुलाकातें कर रहे हैं ऑलरेडी वहां पर जो है। लेकिन बात ये कि वंस ये रियलाइजेशन हो जाती है और ये 140 या 50 का नंबर वाली स्टेज तक हम पहुंच जाते हैं, तो फिर अडयाला जेल में भी खान साहब क्यों रहेंगे? फिर उनकी जमानत हो जाएगी, मतलब ऑब्वियसली फिर तो मामला जो हैं वो टोटली चेंज। जमानत की मैं बात नहीं कर रहा, जमानत शायद ना हो, मैं कह रहा हूँ कि जी अदालतें हैं ना, अदालतों के ऊपर मैं मुकम्मल एतमाद का इजहार कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि यार आप पहले देखें, तोशाखाना केस जो है ना वो बड़ा जेन्युइन केस है, उसके अंदर कोई बेईमानी नहीं हुई भी, इमरान खान साहब के साथ कोई ज्यादती नहीं हुई भी वहाँ पे, ठीक है। जो साइफर का केस है उसके अंदर आप कह सकते हैं कि यार छड्डो परा, दफा मारो, नजरिया ज़रूरत का कर लो। जो इद्दत में निकाह का केस है, लानत है उस केस के ऊपर। हाँ, वो तो हम इस प्लेटफॉर्म से कहते रहे हैं, मैं खुद अपने प्रोग्राम में कहता रहा हूँ, तो जब मैं हेडलाइंस करता था, आप भी कहते रहे हो। केस है उसके अंदर कितने दिन की है, कितने अरसे की है? नहीं, सजा तो उनको अच्छी खासी मिली हुई है, लेकिन सजा मिली हुई है, मगर चले छोड़े ना इस बात को, सजा को एक तरफ रखते हैं, उसमें डिस्क्वालिफिकेशन कितने अरसे की है? नहीं, अब तो डिस्क्वालिफिकेशन 5 साल से ज्यादा, बस खत्म हो गई बात। अगले इलेक्शन में वो वापस आ जाएंगे, इस इलेक्शन में उनको बाहर रखें, माइनस इमरान खान ने एक पीटीआई की गवर्नमेंट बनाए, और हाँ ठीक है यार वो वापस आते आ जाए, क्या तकलीफ है? हाँ, वो जीत चुका है ना, मान लें वो जीत चुका है। हमने तो कहा है, हमने तो कल कहा भी है कि इमरान खान इज कमिंग बैक, सो हम तो इस बारे में कह रहे हैं। नाज़रीन, मसला मेरा प्रॉब्लम ये देखें, मैं इमरान खान साहब का कोई मदा, मैं कोई अली कोई नोबडी इज गोइंग टू, पता है मैं, हाँ मुझे पता है, कोई इमरान में है भी नहीं, मैं कोई इमरानिस्टा नहीं हूं, है भी नहीं कोई गलतफहमी किसी। मैं ये कह रहा हूं कि यार एक मतलब नक्को नक होगी, पंजाबी में कहते हैं कि नक्को नक काम हो गया, बस करते हो, बस मैं इसमें कोई शक नहीं कि आप बस करते हैं। आपने सब कुछ कर लिया, हर किस्म की कोशिश कर ली, धौंस धांधली, मारपीट, लोगों को पकड़ कर अंदर करना, उसके बावजूद भी मामला आपके हाथ में नहीं रहे, और आप मामला को मजीद मत खराब करें। और आपने इलेक्शन भी मैनेज नहीं किया। दिस इज योर इनकॉम्पिटेंस आउटराइट। इद्दत में निकाह का केस इनकॉम्पिटेंस की बात है, आप नहीं समझ सके, आपकी असेसमेंट्स गलत थी, आपकी इलेक्शन मैनेजमेंट गलत थी, आपको धांधली नहीं करनी आती, तो अब मैं क्या, अब हम आपके लिए क्या करें? अगर आप धांधली नहीं कर सकते तो फिर मतलब आप क्या कर सकते हैं? फिर आपको बेहतर ये है कि आप अपने घर चले जाएं, मामलात को इतना मत खराब करें, मुल्क और कौम का मफाद जो है ना। अभी तक हम इमरान खान साहब को ये समझा रहे थे कि जी हालात को इतना ना खराब करें, लेकिन अब हम आपको समझाएंगे, क्योंकि इमरान खान साहब को अब समझाने का कोई फायदा नहीं है, वो जीत चुका है, मान चुका लो, वो जीत चुका है, और मान लो कि हमारे प्रोग्राम का होने लगा है वक्त खत्म। अली वारसी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आप हमारा प्रोग्राम जो है ये हर रोज शाम को 7 बजे एनडीएम की जो है यूट्यूब चैनल उस पर देख सकते हैं। हमारे चैनल को आप लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें, बेल का आइकन भी दबा लें, ताकि आपको मेरी और अली की जो गुफ्तगू है वो सुनने को मिल सके। आप मंडे से लेकर सैटरडे तक हर 6 दिन जो है शाम 7 बजे हमें लाइव देख सकते हैं एनडीएम पर। आज के प्रोग्राम के लिए इतना, इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी मंडे को। मुझे हसन इफ्तिखार को और अली वारसी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।